एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की सच्ची डरावनी कहानी जिसने एक बूढ़ी अम्मा के ढाबे पर कई दिनों तक खाना खाया और आखिर में जब उसे उस ढाबे का सच पता चला तो उसकी रूह कांप उठी। सच जान के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विकाराम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। यह कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए आपको धैर्य और हिम्मत रखकर यह कहानी सुननी पड़ेगी। ट्रक ड्राइवरों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें दूसरों को यकीन दिलाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि वह सच है। कभी कभी ट्रक ड्राइवर किसी गुमनाम रास्तों में भटक कर चले जाते हैं, कुछ लौट कर नहीं आते। ना जाने उनके साथ क्या होता है, और जो लौट कर आते हैं उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ कहानियां ही बचती हैं। मैं आज 70 साल का हूं और यह घटना तब की है जब मैं 20 साल का था, यानी यह कहानी 1975 की है। उस वक्त मैंने नया नया ट्रक चलाना सीखा था। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने कई साल फौज में भी बिताए थे। सरकार की तरफ से उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे भी मिले थे। थोड़े और पैसे मिलाकर उस वक्त उन्होंने एक ट्रक खरीद लिया था। मैं उसी ट्रक को लेकर लंबे लंबे सफर पर निकल जाया करता था। उसी साल महाराष्ट्र के गांव के बीच सड़क बन रही थी जो बड़े से पहाड़ को काटकर बनाई जा रही थी। मेरा ट्रक उसी में रेता बजरी सप्लाई के काम में लगा हुआ था। रात के वक्त बाकी ट्रक वाले तो वहां से चले जाते थे क्योंकि वह नजदीक में ही रहते थे, लेकिन मेरा घर वहां से बहुत दूर था। इसलिए मैं वहीं साइड पर ट्रक खड़ा करके उसी में हल्का फुल्का खाना पका लेता था और उसी में आराम से सो जाता था और सोच करने के लिए वहीं पास के जंगल में चला जाता था। मैं उस वक्त अकेला ही था क्योंकि उस काम में मुझे किसी हेल्पर की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी थी। दिन के वक्त वहां कई लोग रहते थे, जरूरत पड़ने पर उनसे हेल्प मिल जाती थी, लेकिन रात के वक्त वहां थोड़ा सन्नाटा पसर जाता था। गांव भी दूर दूर थे तो रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। हालांकि ट्रक के अंदर मैं बल्ब जलाकर ही रहता था और बाहर जाता तो टॉर्च लेकर ही जाता था। मुझे वहां उस जंगल में कुछ दिन हो गए थे। मैं ट्रक में ही रहता और ट्रक में ही खाता और सो जाता था। मैं दिन में काम करता था और रात में वहीं पर अपने ट्रक के अंदर आराम। एक रात जब मैं आराम से अपने ट्रक के अंदर सो रहा था, तब किसी ने मेरे ट्रक के दरवाजे को बाहर से खटखटाया। मैं उठा और मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाया और उसे जलाकर उस आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। वह एक 35-37 साल का आदमी था जिसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर दाढ़ी थी, सिर के बाल, और चेहरे की दाढ़ी को देखकर लग रहा था जैसे उसने काफी दिनों से नहाया नहीं था। कपड़े भी धूल मिट्टी से सने हुए थे। मेरे टॉर्च की रोशनी से उसकी आंखें छुआ गईं, तो उसने आंखें मूंदते हुए मुंह फेर कर कहा, अरे भाई, आंख फोड़ने का इरादा है क्या? इसे मेरी आंखों से हटाओ। मैंने उसके चेहरे पर से टॉर्च की रोशनी हटाई और उससे पूछा, क्या हुआ भाई, दरवाजा क्यों खटखटाया? वह आदमी बोला, भाई साहब, थोड़ा सा पीने का पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूं, पेट में हल्की सी जलन हो रही है। मैंने एक लोटे में पानी भरा और ट्रक की खिड़की से लौटा। उसे थमा हुए कहा, भाई, लगता है बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाया है, तुमने तभी जलन हो रही है। उसने आकर के उस लोटे से पानी पिया और फिर बोला, हाँ भाई, पीछे अम्मा के ढाबे में गोश्त खाया था, स्वादिष्ट था, इसलिए दबा के खा लिया। बनाया तो बढ़िया था पर झाल बहुत थी, उसमें शायद उसी की जलन है। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या यहां आसपास ढाबा भी है? कहां पर है? वो ढाबा कितना दूर है? यहां से बस थोड़ा ही दूर है, यही कोई 20-25 मिनट पैदल चलकर तुम वहां पहुंच जाओगे। एक छोटा सा झोपड़ा ही है, बस देखने से पता नहीं चलेगा कि ढाबा है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि आसपास कोई ढाबा है। मैं कितने दिनों से रात में खुद खिचड़ी बनाकर खा रहा था। ठीक है, कल जाकर देखता हूं वो ढाबा। वो आदमी बोला, अच्छा साहब, अब मैं चलता हूं पानी के लिए, आपका शुक्रिया। उसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। मैं वापस अपने बिस्तर में लेटा और थोड़ी देर में मुझे फिर से नींद आ गई। अगली सुबह उठकर फ्रेश होकर मैं वहीं पास ही की एक नदी पर गया और ठंडे पानी से नहा धोकर वापस ट्रक में आकर मैंने
ट्रक के अंदर धूप अगरबत्ती जलाई और भगवान को याद करके साइट पर निकल गया। दिन भर सड़क निर्माण कार्य में भाग दौड़ चलती रही। मैंने कुछ मजदूरों से उस ढाबे के बारे में भी पूछा, मगर सभी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वहां पर कोई ढाबा है। फिर मुझे उस आदमी की बात याद आई। उसने कहा था कि वह एक छोटा सा झोपड़ा जैसा ही है। देखने से नहीं लगता कि जैसे वह कोई ढाबा होगा। मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, रात में खुद जाकर देख लूंगा कि आगे कोई ढाबा है कि नहीं। शाम को काम खत्म करके सभी मजदूर वहां से चले गए। मैं भी पास की नदी पर गया और अच्छे से हाथ मुंह धोकर वापस ट्रक में आया। दिन में मजदूरों के साथ ही कुछ हल्का फुल्का खाना खाया था, इसलिए शाम होते होते बहुत तेज भूख लगने लगी थी। तो मैं पैदल ही उस तरफ जाने लगा जिधर उस आदमी ने बताया था कि वह ढाबा है। वह सड़क कच्ची थी। उस सड़क में मैं ट्रक लेकर वहां उस ढाबे तक नहीं जा सकता था। सड़क निर्माण की वजह से उस कच्ची सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे खोदे हुए थे और कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। इसलिए मुझे वहां तक पैदल ही जाना था, और जाना भी जरूरी था क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी थी और मैं रोज रोज खिचड़ी खाकर भी पक चुका था। जिस रास्ते में मैं पैदल चल रहा था वो एक उबड़ खाबड़ कच्चा मार्ग था जिसके दोनों तरफ जंगल थे, और जंगल में किसी खतरनाक जानवर के होने का कोई डर नहीं था क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से वहीं रह रहा था और अब तक मैंने किसी खतरनाक जानवर को वहां नहीं देखा था। कभी कभी हिरण जाते थे और बाकी बंदर और लंगूर के अलावा वहां और कोई दूसरा जानवर मुझे दिखाई नहीं दिया। रातों में उल्लू की हूंट या फिर कौवे की कायकाएं सुनाई दे जाती थी। खैर, मुझे उस कच्चे रास्ते में चलते हुए लगभग 30 मिनट होने वाले थे और तभी मेरी नाक में बहुत ही लजीज खाने की खुशबू आने लगी। मैं समझ गया था कि ढाबा आसपास ही है और मुझे कहीं पर दूर किसी रेडियो में गीत बजते सुनाई देने लगे। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ा तो मैंने उस कच्चे रास्ते के किनारे एक झोपड़ा देखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रही थी। बाहर एक लकड़ी की बेंच रखी हुई थी और झोपड़े के अंदर भी हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि मैं अम्मा के ढाबे पर पहुंच चुका हूं। मैं उस कच्चे मार्ग से लगे हुए एक और संकरे से रास्ते में घुस गया। वह ढाबा उसी रास्ते में था। बस थोड़ा सा चलने के बाद मैं उस ढाबे के बाहर खड़ा था। ढाबे के बाहर कोई नहीं था। उसके दरवाजे पर जाकर मैंने आवाज दी, अब कोई है क्या अंदर? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज दी और झोपड़े के दरवाजे पर लगे हुए कुंडे को पकड़कर दरवाजे पर ठोका। तभी मेरे पीछे से मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने पीछे पलटकर देखा। बाहर मेरे पीछे एक मोटी सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने पुरानी सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका पेट बहुत ज्यादा बाहर को निकला हुआ था जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। चेहरे में झुर्रियां और बाल सफेद थे। उसने माथे पर एक मोटी सी काली बिंदी लगाई हुई थी। होंठ उसके सूखे कटे फटे से थे। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ वह बोली, अब भूख लगी है क्या बेटा? मैं समझ गया था कि वही है वह बूढ़ी अम्मा जो वो ढाबा चलाती है। मैंने उससे कहा, हाँ अम्मा, कुछ पका दोगी मेरे लिए? वो बोली, हाँ हाँ बना दूंगी बेटा। फिर वह मेरी तरफ बढ़ी। मैं दरवाजे से किनारे हो गया तो वह झोपड़े के अंदर चली गई। उसने अपनी कमर से सटाकर एक टोकरा पकड़ा हुआ था जिसे उसने एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। मैं झोपड़े के बाहर बेंच पर बैठ गया। तभी अंदर से आवाज आई, क्या खाएगा बेटा? रोटी और साग लगा दूं? अब बहुत देर हो गई है बेटा, वरना तेरे लिए गोश्त पका देती। मैंने कहा, हाँ हाँ अम्मा, रोटी और साग ही दे दो मेरे। इतना कहते ही वह बूढ़ी अम्मा एक थाली में 4 रोटी और हरा साग ले आई। उसके एक हाथ में पानी का गिलास था और मुझे थाली थमा हुए वह बोली, कल आना बेटा, कल तेरे लिए गोश्त पकाकर रखूंगी। आज पूरी रात गोश्त को मसालों में सान कर रख दूंगी। कल तक उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। चल अब तू आराम से खाना खा। कुछ और चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। इतना कहकर वो बुढ़िया वापस झोपड़े के अंदर चली गई। मैं बुझे हुए मन से वो सूखी रोटी और साग खाने लगा। मैं असल में मन बना के आया था कि यहां आकर भर पेट गोश्त खाऊंगा, मगर मेरे नसीब में वह सूखी रोटी ही लिखी थी। मैंने खाना खत्म किया और अम्मा को पैसे देने के लिए आवाज दी। अम्मा, कितना पैसा हुआ?
मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं झोपड़े के अंदर गया। वो एक बड़ा सा कमरा था जिसकी दीवारें और फर्श को मिट्टी से लीप कर बनाया गया था। वहां 2 चूल्हे थे, कई बर्तन रखे हुए थे, सब्जियों की टोकरी और कुछ कालिक लगे हुए कनस्तर रखे हुए थे जिनमें शायद वह आटा चावल रखती होगी। मैंने देखा उस कमरे की दीवार पर एक गंदा सा पर्दा लटका हुआ था। शायद उसके पीछे दरवाजा है, सोचकर मैं उसके पास गया। मैं उस गंदे से पर्दे को अपने हाथ से खिसका ही वाला था, तभी पर्दे के पीछे से वो बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई। उसके एक हाथ में छोटा सा तौलिया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस तौली में खून लगा हो। फिर उस बुढ़िया ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा। तब मैंने गौर किया कि उसके हाथ में भी खून लगा हुआ था। मैंने उससे कहा, अब अम्मा कितने पैसे हुए? वो बुढ़िया हंसी और बोली, अब सूखी रोटी और जरा से साग के लिए कोई पैसे लेता है? भला जा रहने दे, कल आना, कल बढ़िया खाना खिलाऊंगी, तब देना पैसे। उसके बाद मैंने उसे एक नकली सी मुस्कान दी और उसके बाद मैं उसके झोपड़े से बाहर आ गया। मैं अब भी उसके झोपड़े से बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी मेरे पीछे से उस झोपड़े का दरवाजा भड़क से आवाज करता हुआ बंद हो गया, जैसे किसी ने गुस्से से उस दरवाजे को बंद किया हो। मैं उस जंगल के बीच उसी रास्ते से वापस अपने ट्रक की तरफ आने लगा तो उस अंधेरे में मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिस रास्ते से मैं वापस अपने ट्रक की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते के एक तरफ मुझे जंगल में कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जंगली सुअर घुरता हुआ भाग रहा हो। फिर मैंने ध्यान दिया कि एक नहीं था, बल्कि 3, 4 या 5, 6 सुअर होंगे। वह सभी सुअर बड़ी ही तेजी से उसी तरफ भाग रहे थे जिस तरफ वह ढाबा था। मैंने सोचा शायद वह जानवर उस ढाबे के बाहर कूड़ेदान में से बचा कुचा खाने जाते होंगे, इसीलिए रात के समय ढाबा बंद होने के बाद ये उस तरफ भाग रहे हैं। खैर, मैं अपने रास्ते चलता रहा और कुछ देर में मैं अपने ट्रक में पहुंच गया। उसके बाद मैं ट्रक में चढ़ा और अपनी सीट में जाकर चद्दर तान कर सो गया। अगले दिन मैंने ट्रक के बाहर ही चूल्हा जलाकर उसमें चाय बनाई और बिस्किट खाकर मैं काम पर निकल गया। दिन भर काम में जुटा रहा और मजदूरों के साथ ही हल्का फुल्का खाना खाया। फिर शाम हुई और नहा धोकर मैं बूढ़ी अम्मा के ढाबे की तरफ चल पड़ा। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी ही चला गया था क्योंकि पिछली रात मुझे उस ढाबे में दूसरा कोई ग्राहक नहीं मिला था। आज अम्मा ने कहा था कि वह स्पेशल गोश्त बनाने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी चला जाता हूं। वहां और ग्राहक भी होंगे और खाना भी गर्मा गर्म मिल जाएगा, वरना पिछली रात की तरह सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा। यह सोचकर मैं जल्दी जल्दी वहां पहुंचा तो देखा उस दिन भी वहां कोई ग्राहक नहीं था। मैं शाम के 7:30 पर ही ढाबे पर पहुंच गया था। इसके बावजूद वहां मुझे कोई दूसरा ग्राहक नहीं मिला और झोपड़े के दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने उस बूढ़ी अम्मा को आवाज दी, अम्मा, ओ अम्मा, आज क्या बनाया है खाने में? तभी झोपड़े के अंदर से वह बुढ़िया निकलकर बाहर आई। उसने अपने बदन पर एक गंदा सा एप्रन पहना हुआ था। उसके एप्रन में खून के दाग लगे हुए थे, जैसे मुर्गे काटने वाले कसाई के एप्रन में लगा रहता है। बिल्कुल वैसे ही। मुझे देखकर उसने एप्रन उतारकर किनारे रखा और बाहर रखे एक पानी के ड्रम में हाथ डालकर वह हाथ धोने लगी और फिर अपने हाथों को अपने पल्लू से पोंछ हुए। वह मुझसे बोली, बैठो बेटा, अभी लगा देती हूं खाना, आज खास गोश्त बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए खाकर बताना कैसा बना है। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी अंदर चली गई। मैंने झोपड़े के बाहर दरवाजे पर लटकी हुई लालटेन उतारी और अपने सामने बेंच पर रखकर मैं भी आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी थाल लेकर आई और मेरे सामने रख दी और बोली, खाओ बेटा, और वह फिर से अंदर चली गई। मैंने देखा मेरे सामने थाल में 5-6 रोटियां रखी हुई थीं। थोड़ा सा चावल था, सलाद और एक बड़े से कटोरे में मटन करी रखा हुआ था। उसके बगल में ढेर सारा सूखा गोश्त। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर मेरी भूख बढ़ गई। सबसे पहले मैंने सूखा मसालेदार गोश्त का एक बड़ा सा पीस लिया और उसे मुंह में रखते ही मेरी जीभ के सारे टेस्ट बर्ड्स नाचने लगे, क्योंकि वो गोश्त सच में बेहद लजीज था। फिर मैंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे मटन करी में डुबोकर ग्रेवी के साथ उस रोटी को खाया।
उसका स्वाद भी एकदम अलग था। मैंने आज तक वैसा मीट नहीं खाया था, ना ही घर में ना ही किसी होटल में। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी अम्मा एक गिलास और जग में पानी लेकर बाहर आई और बोली, गोश्त ठीक पका है ना बेटा? मैंने कहा, ठीक नहीं अम्मा, बहुत ज्यादा ठीक पका है। वैसे यह किस जानवर का गोश्त है? मेरे ऐसा पूछते ही वो बुढ़िया थोड़ा सा सक पका गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वह बोली, बेटा ये बकरे का ही गोश्त है। मैं अलग तरीके से पकाती हूं ना, इसलिए इसका स्वाद अलग लगता है। फिर मैंने वापस खाने पर फोकस किया। वह बुढ़िया वापस अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह फिर से बाहर आई और बोली, बेटा और चाहिए, गोश्त बहुत पड़ा है। मैंने कहा, अब नहीं नहीं अम्मा, बहुत खा लिया, ऊपर गले गले तक भर गया हूं, पहली बार खाया है मैंने इतना स्वादिष्ट खाना। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों तक भूख भी नहीं लगेगी। अम्मा अपने खाने की तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी और मुझे एक छोटा सा डब्बा देते हुए बोली, ये लो बेटा, इसे सुबह खा लेना, सूखा गोश्त है, ये 3 दिनों तक खराब नहीं होगा। मैंने कहा, अरे अम्मा जी धन्यवाद, मैं आपसे कहने ही वाला था कि आप थोड़ा सा गोश्त सुबह के लिए भी बांध देना। चलिए बताइए कितना पैसा हुआ? वह बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बेटा जो दिल करे, जितना दिल करे बाद में दे देना, अब तो तू आता ही रहेगा ना खाना खाने के लिए? मैंने कहा, हाँ कुछ दिनों का काम और बचा है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। वह बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है बेटा, जिस दिन जाएगा उस दिन दे देना पैसे, अब जा, बहुत रात हो गई है। मैंने अम्मा का धन्यवाद किया और उनसे विदा लेकर मैं वापस अपने ट्रक की तरफ जाने लगा। अभी मुझे सिर्फ 20 मिनट पैदल चलना था। जब मैं उस सुनसान जंगल वाले रास्ते के बीच चल रहा था, तब पिछली बार की ही तरह मुझे जंगल में पेड़ों के पीछे वहीं स्वरों के भागने की आवाजें आने लगी। वह बड़ी ही तेजी से उसी तरफ भाग रहे थे जिधर वह ढाबा था। खैर कुछ ही देर में मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा और हाथ मुंह धोकर मैं अपने बिस्तर में जाकर सो गया। आधी रात में मुझे मेरे ट्रक के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ट्रक के बाहर लोग चल रहे हैं और आपस में ही खुसर फुस कर रहे हैं। मैं बिस्तर से उठा और ट्रक के सामने वाले कांच से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ काली परछाइयां हिलती हुई सी दिखाई दे रही थीं। मैंने ट्रक में चाबी लगाकर ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की तो जो देखा वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे ट्रक के पास बड़े बड़े सुअर मेरे ट्रक को घेर कर खड़े थे। वह सारे सुअर किसी मिडिल साइज हाथी के सामान लग रहे थे, एकदम मोटे तगड़े, पर वो सभी मेरे ट्रक को घेर कर क्यों खड़े थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह सभी मेरे ट्रक के पास आकर हवा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरा ध्यान सामने डैशबोर्ड में रखे हुए उस डब्बे पर गया जिसके अंदर मुझे उस बुढ़िया ने सूखा गोश्त पैक करके दिया था। अब मुझे समझ आया कि वह सुअर वहां उस सूखे गोश्त की महक सूंघ कर आए हैं। मुझे डर था कि कहीं वह उस गोश्त के लिए मेरे ट्रक का नुकसान न कर दें, इसलिए मैंने वो डब्बा उठाया और उसका ढक्कन ढीला करके मैंने वो डब्बा ट्रक की खिड़की से दूर फेंक दिया। मेरे ऐसा करते ही वह सारे मोटे तगड़े सुअर गुर्रा हुए, उसी तरफ भागे जिधर वह डिब्बा गिरा था। उसके बाद वे सभी उस जरा से गोश्त के लिए उस डब्बे पर टूट पड़े। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता ही रहा। उसके बाद एक एक करके वो सुअर वहां से चले गए। मैंने राहत की सांस ली और मैं अपनी ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर लेट गया। मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर वह गोश्त का डब्बा मैं बाहर नहीं फेंकता तो क्या वह बड़े बड़े सुअर मुझ पर हमला करके कहीं मुझे तो नहीं खा जाते। ऐसा सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन भी वही भाग दौड़ रही। फिर शाम को मैं उसी ढाबे में गया। उस दिन भी वहां दूसरा कोई ग्राहक नहीं था। मुझे अब लगने लगा था जैसे उस बूढ़ी अम्मा का सिर्फ मैं ही एकमात्र ग्राहक हूं। जैसे ही मैं उस बूढ़ी अम्मा के झोपड़े के बाहर पहुंचा, मेरे पहुंचते ही वह बूढ़ी अम्मा एक हाथ में बड़ी सी थाली ले आई। उस दिन भी उसने वही खाना बनाया था जो उसने पिछली रात बनाया था। मैंने पेट भर खाना खाया और अम्मा से पूछा, अम्मा मैं जब भी इस ढाबे में आया तब मुझे यहाँ कोई दूसरा ग्राहक नहीं दिख। अम्मा बोली, अरे ऐसा इसलिए बेटा
क्योंकि मैं उन्हें मारकर उन्हें पकाकर खा जाती हूं। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। फिर वह हंसती हुई बोली, अरे बेटा, सब दिन में आते हैं, रात में कौन ही आएगा इस जंगल में खाना खाने। फिर मैंने अम्मा को उन स्वरों के बारे में मैं बताया कि पिछली रात गोश्त की महक सूंघकर ढेर सारे मोटे तगड़े स्वर मेरे ट्रक के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वो बूढ़ी अम्मा बोली, अरे वो हाँ, सब चटोरे हैं। एक बार मैंने उन्हें बचा कुचा खाना क्या खिला दिया, उनकी जीभ में गोश्त का स्वाद लग गया। बस रोज रात में आकर खाना मांगते हैं, नहीं दो तो उधम मचाते हैं सारे के सारे। फिर वो हंसते हुए बोली, बेटा आज भी बांध दूं, सुबह के लिए सूखा गोश्त, सुबह खा लेना। मैंने कहा, नहीं अम्मा, रहने दो, ये मोटे तगड़े हाथी जैसे सुमर फिर मेरे ट्रक को घेर कर खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा आप रहने दो, मैं कल आकर खा लूंगा। उसके बाद मैं वहां से वापस अपने ट्रक में आ गया। उस रात भी मुझे जंगल में उन्हीं मोटे तगड़े स्वरों की आवाजें सुनाई देती रहीं, जो खाने की तलाश में ढाबे की तरफ दौड़ रहे थे। खैर, मेरे लिए तो ये रोज की ही बात हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। फिर एक दिन सड़क निर्माण का मेरा काम खत्म हो गया। अब सिर्फ सड़क में डामरीकरण का काम रह गया था, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था। वह आखिरी रात भी मैं उसी ढाबे में खाने के लिए गया। इस बार मैं अपना ट्रक लेकर ही उस ढाबे तक गया, क्योंकि सड़क में पत्थर बिछाए जा चुके थे। वो सड़क इस लायक तो बन ही गई थी कि ट्रक आराम से चल सके। ट्रक को ढाबे से दूर खड़ा करके मैं संकरे रास्ते से होकर उस ढाबे तक पैदल गया। उस रात भी मैंने पेट भर खाना खाया। जब मैं खाना खा रहा था, तब अंदर वह बूढ़ी औरत किसी से बात कर रही थी। उनके साथ अंदर कोई आदमी था जो उन्हें किसी बात के लिए धमका रहा था। वह बूढ़ी अम्मा उसे जाने के लिए बोल रही थी। मैंने अपना खाना खत्म किया और उस झोपड़े के दरवाजे पर जाकर मैंने ने अम्मा को आवाज दी। मैंने जरा सा झोपड़े के अंदर झांका तो देखा, अम्मा ने एक आदमी को एक डब्बा थमाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पहली बार मुझे दिया था, जिसमें सूखा गोश्त रखा हुआ था। वह आदमी वह डब्बा लेकर दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने अम्मा से कहा, क्या हुआ अम्मा, कोई परेशानी है क्या? अम्मा बोली, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने कहा, अम्मा मैं आज घर वापस जा रहा हूं, मेरा काम यहां पर खत्म हो गया है। अम्मा के चेहरे के भाव बदल गए। वह रवासी सी होकर बोली, अच्छा बेटा, ठीक है। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा कितने पैसे हुए? अम्मा ने कहा, जितना तेरा दिल करे दे जा बेटा। मैंने अम्मा को कुछ पैसे दिए, थोड़े से ज्यादा ही दिए, क्योंकि उन्होंने मेरे खाने का अच्छा ख्याल रखा था। उसके बाद मैंने उनसे विदा ली और वापस अपने ट्रक में जाकर ट्रक स्टार्ट किया और अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना मोड़ अब आने वाला था। मैं जब उस जंगल के बीच सड़क में ट्रक लेकर शहर की तरफ जा रहा था, तभी मैंने सड़क के एक तरफ जंगल में किसी आदमी की चीख सुनी। कोई आदमी तेजी से दौड़ते हुए जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे मैंने उन्हीं स्वरों के भागने की आवाजें सुनी, जिन्हें मैं रोज रात को ढाबे की तरफ भागते हुए सुनता था। वो सारे स्वर अब भी किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। मेरी नजर उस जंगल की तरफ ही थी। तभी मेरा ध्यान सामने सड़क पर गया और मैंने देखा मेरे ट्रक के सामने अचानक से एक आदमी आया। मैं ब्रेक मारता, उससे पहले ही मेरा ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने उस आदमी की दर्द भरी चीख अपने ट्रक के नीचे से सुनी और फिर उसका शरीर मेरे टर के नीचे आया और वह आदमी कुचल गया। उसकी चीख बंद हो गई और मेरा ट्रक आगे बढ़ गया। मैं ट्रक चलाता रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ट्रक रोककर उस आदमी को देखूं कि वह जिंदा है या मर गया। मैंने गौर किया कि जब वह आदमी अचानक मेरे ट्रक के सामने आया था, तब उसके हाथ में वही डब्बा था जिसके अंदर उस बुढ़िया ने मुझे भी सूखा गोश्त दिया था। वो डब्बा बिल्कुल वैसा ही था और वह आदमी वही आदमी था जो पहली बार मेरे ट्रक के बाहर आया था, जिसने मुझसे पानी मांगा था और जिसने मुझे उस बुढ़िया के ढाबे के बारे में बताया था। वह वही आदमी था। अब मुझे समझ आया कि वह स्वर उस आदमी के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि उन सुरों को उस आदमी के हाथ के डब्बे से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वह डब्बा उस आदमी को उसी बूढ़ी अम्मा ने दिया था। मैं उस आदमी को कुचलकर काफी आगे आ चुका था। अब मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वह आदमी जिंदा हुआ तो उसे मदद की जरूरत होगी।
मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही थी। मैंने ट्रक रोका और यू टर्न लेकर वापस उसी जगह की तरफ बढ़ा जहां पर वह आदमी मेरे ट्रक के नीचे आकर कुचल गया था। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर वह आदमी मर चुका होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, और अगर वह आधा कुचला हुआ और जिंदा होगा तब भी मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन जब मेरा ट्रक उस सड़क में उसके करीब पहुंचा तो मैंने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक अजीब और डरावनी चीज देखी। जिस जगह पर वह आदमी मेरे ट्रक के नीचे कुचला था, ठीक उसी जगह में सड़क के किनारे कुछ सूअर खड़े थे और उस आदमी की कुचली हुई लाश बीच सड़क में पड़ी हुई थी, और उस कुचली हुई लाश के पास वहीं बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वो उस आदमी की लाश के उसके कुचले हुए शरीर के मांस के टुकड़े उठा उठाकर एक टोकरी में रख रही थी। ये वही टोकरी थी जो मैंने तब उसके पास देखी थी जब मैं पहली बार उस ढाबे में गया था। ये देखकर मुझे उल्टी आने लगी। मैंने ट्रक की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और उल्टी करने लगा। फिर मैंने वापस उस तरफ देखा। अब वह बूढ़ी अम्मा कमर में टोकरी सटाए खड़ी थी और मेरी ही तरफ देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने सूखे गोश्त का डब्बा उठाकर उन स्वरों के सामने फेंक दिया और वह खुद वापस ढाबे की तरफ चली गई। वह सारे मोटे तगड़े सुअर उस सूखे गोश्त के डब्बे पर टूट पड़े। यह दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं समझ गया कि इतने दिनों से मैं जो गोश्त खा रहा था वो किसी जानवर का गोश्त नहीं बल्कि किसी न किसी इंसान का गोश्त था। मैं पसीना पसीना होने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस रात उस बूढ़ी औरत ने मुझे उस डब्बे में सूखा गोश्त भरकर क्यों दिया था, ताकि रास्ते में वापस ट्रक की तरफ जाते हुए जंगल में वह सुअर उस गोश्त की खुशबू सूंघ कर मुझ पर हमला करके मुझे मार दे, और फिर वह बुढ़िया मेरे शरीर को भी पकाकर खुद भी खाए और उन स्वरों को भी खिलाए। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुरंत ट्रक वापस मोड़ा और पूरी रफ्तार से उस जंगल से भगा लिया। तब से लेकर आज तक मैंने दोबारा कभी किसी जानवर का मांस नहीं खाया। आज भी उन दिनों को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।